हेलो एवरीवन, नमस्ते। द डिवाइन ग्रेस की ओर से मैं आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है। एक बार आप चैट कॉलम में लिख दीजिए। ओके, थैंक यू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस, वर्कशॉप्स एंड वेबिनार कंडक्ट करते हैं ऑन वेरियस मोडालिटीज़ लाइक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, मुहूर्त शास्त्र, लोशो ग्रिड, रेकी और भी बहुत ज़्यादा। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है लाल किताब और हमारे साथ हैं एस्ट्रो डॉक्टर किरण सेठी, who is a astrologer and Lal Kitab expert, and she has got so many awards in her life and has a 15 years of experience. I welcome ma'am in our class and I request कि मैम हम आज की क्लास स्टार्ट करें। जय माता दी। आप सभी को जय माता दी। तो आज का जो टॉपिक है लाल किताब है और ये इस टॉपिक में हम डेमो करेंगे कि लाल किताब में हमने क्या क्या कोर्स करना है। जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उस कोर्स में क्या करेंगे और लाल किताब है क्या, क्यों करनी चाहिए हमें लाल किताब, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लाल किताब जो बेस है वो काल पुरुष की कुंडली पे ऊपर निर्भर करती है। यानी कि जैसे कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी लेते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमें लगन चार्ट, नवांश कुंडली, दशमांश, दशाएं, अंतर्दशाएं, गोचर वगैरह को लेना पड़ता है और हमें बहुत सारा नक्षत्र का ज्ञान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन लाल किताब में बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी मेथड से हमें प्रिडिक्शन करना सिखाया गया कि लाल किताब से आप कैसे प्रिडिक्शन करोगे। बस आपको काल पुरुष के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है, ग्रहों के उच्च और नीच के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पक्का घर मालिक के बारे में अच्छे से नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जो हमारा बेसिक नॉलेज है लाल किताब के जो रूल्स है, उस रूल्स को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप लाल किताब के रूल्स को नहीं समझेंगे आपको लाल जो है प्रिडिक्शन करना नहीं आ पाए। साथ ही साथ आपको ये समझना जरूरी है कि ग्रहों के कारक क्या हैं, ग्रह किस किस चीज के बारे में हमें जानकारी देते हैं। जैसे सिंपल, जैसे सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, ये तो एक सिंपल चीजें होती है। लेकिन सूर्य बहुत सारी और भी चीजों का कारक है, चंद्रमा और भी बहुत सारी चीजों का कारक है, यानी कि नो के नो ग्रह बहुत सारी चीजों के कारक है। उन कारकों के बारे में नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर हमारी जो कुंडली होती है उसमें 12 भाव होते हैं। 12 भाव बहुत कुछ कहते हैं। उस 12 भाव के बारे में डीप में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जो है यहाँ पर लाल किताब में ग्रहों की आयु के बारे में दिया गया है, तो उस आयु को समझना बहुत जरूरी है। ग्रहों की शुभता और अशुभता के बारे में जानकारी होना जरूरी है। यानी आप अगर बेसिक नॉलेज लाल किताब के जो रूल्स हैं उसे अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं और उसे ध्यान में रखते हैं तो आपको नवांश, दशमांश, दशाएं, गोचर, इन चीजों पर अगर आपको नहीं भी पकड़ हो पा रही है तो आप बहुत अच्छे से अपनी कुंडली को समझ सकते हैं। अगर आप इसमें प्रैक्टिस करते हैं तो सामने वाले को बहुत अच्छे से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, यानी उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। फिर लाल किताब जो है हमारे उपायों पर निर्भर करती है, यानी उपायों के बारे में बहुत कुछ कहती है। देखो आज के टाइम पे मंत्र चैट करना, और वो भी लाख मंत्र चैट करना, कई बार बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लाल किताब बहुत इजी तरीके से उपाय करना सिखाती है, लेकिन उपाय अगर गलत हो जाए तो वो बहुत कुछ उस जातक की को नुकसान भी दे सकते हैं। तो आज हम लाल किताब के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, फिर क्लासेस में हम इसके बारे में डीप में नॉलेज लेंगे। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं मालिक और पक्का घर से स्टार्ट करते हैं, यानी मालिक क्या है और पक्का घर क्या है। प्राची जी अब आप स्लाइड लगा दीजिए। अब पहला यहाँ पर जो है पक्का घर और मालिक दिए गए हैं। इसमें क्या दिया गया है, पक्का घर, पहले हम पक्का घर से शुरू करते हैं। पक्का घर में हर भाव के अपने अपने ऑनर दिए गए हैं, यानी वो उस पक्का घर का मतलब है कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं,
जैसे कि एक्स घर का मालिक जो है रमेश है, लेकिन उस घर को जो संभालता है उसकी वाइफ संभालती है, यानी उस घर की जो मालकन है वो उसकी वाइफ है, यानी अधिकार उस दोनों का है, यानी हस्बैंड का भी अधिकार है और उसकी वाइफ का भी अधिकार है। तो उसी तरीके से जैसे पक्का घर, सूर्य पहले घर का पक्का घर का मालिक है, यानी कि इस घर पर सूर्य का अधिकार सबसे ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ इस घर को मंगल भी संभालता है, यानी मंगल का भी इस घर में विशेष अधिकार है। यानी कि अगर मुझे पहले घर की प्रिडिक्शन करनी होगी तो मुझे सूर्य और मंगल को ध्यान में रखकर प्रिडिक्शन करनी है। उसी तरीके से पक्का घर जो है, सेकंड हाउस का जो मालिक है, वो पक्का घर किसका है? बृहस्पति का है। और तीसरे घर का जो मालिक है यानी पक्का घर किसका है? मंगल का है। चौथा घर जो है चंद्रमा के अधिकार में आता है, यानी पक्का घर चंद्रमा का है। पांचवा घर बृहस्पति का पक्का घर है। छठा घर केतु के अधिकार में आता है, यानी केतु यहाँ पे पक्के घर का मालिक है। यानी इस सिक्स हाउस को हमने जो प्रिडिक्शन करना है, मान लीजिए आपके पास कोई आया है कि उसने कहा कि मेरे पास बहुत ज्यादा कंपटीशन खड़े हो रहे हैं, मैं उस कंपटीशन से जो है जीत नहीं पा रहा, या मुझे बहुत ज्यादा, सिक्स हाउस क्या है? पुलिस सरकारी समस्याएं भी है, आपके रोग ऋण शत्रु भी है। तो आपको सिक्स हाउस के जो है देखने के लिए केतु को भी देखना पड़ेगा। साथ ही साथ अब सातवां घर सिर्फ शुक्र के अधिकार में नहीं आता, पक्का घर यहाँ पर शुक्र और बुध के अधिकार में आता है, यानी सेवंथ हाउस से रिलेटेड आपको जो भी प्रेडिक्शन करनी है वो शुक्र और बुध को ध्यान में रखकर करनी है। अब एट्थ हाउस किसका पक्का घर है? मंगल का, यानी एट्थ हाउस में जो अधिकार, विशेष अधिकार दिया गया है वो मंगल को दिया गया है। नाइन्थ हाउस पक्का घर किसका है? बृहस्पति का। टेंथ हाउस सैटर्न का। 11th हाउस जो पक्का घर है वो बृहस्पति का है, यानी कि इस घर में जो विशेष अधिकार है वो बृहस्पति का है। अब 12th हाउस राहु के अंडर आता है, यानी राहु इस घर का पक्का घर का मालिक है। अब मालिक को समझते हैं, फिर इसके बारे में एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। जैसे मंगल जो है पहले घर का मालिक है, शुक्र सेकंड हाउस का मालिक है, यानी कि सेकंड हाउस में शुक्र का भी अधिकार है और बृहस्पति का भी अधिकार है। अगर मैं काल पुरुष के अकॉर्डिंग देखूं तो पहला घर में मेष राशि पड़ती है, दूसरे घर में शुक्र की राशि पड़ती है। यानी आपको क्या ध्यान में रखना है कि काल पुरुष के अकॉर्डिंग जो पहला घर होता है वो सबके लिए पहला घर रहता है, ठीक है, और सेकंड हाउस सबके लिए पहला घर सेकंड हाउस ही रहता है। उसी तरीके से 12 घर जो है सभी के लिए 12 घरों में जो जो कारकत्व दिए गए हैं, यानी तीसरा घर भाई के बारे में भी बताता है, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में भी बताता है, आपकी कम्युनिकेशन के बारे में भी बताता है, आपकी राइटिंग के बारे में भी बताता है। जो आप डांस म्यूजिक से रिलेटेड काम करते हैं लोग, उनका थर्ड हाउस को देखना बहुत जरूरी होता है। फोर्थ हाउस आपकी माता के बारे में बताता है, आपके ननिहाल के बारे में बताता है, आपकी लग्जरियस लाइफ के बारे में बताता है, आपका घर कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, साफ होगा, सुथरा होगा, अच्छी जगह पर होगा कि नहीं होगा, आपकी मन की शांति के बारे में बताता है, साथ ही साथ आपके गृहस्थ सुख को भी बताता है। बिल्कुल। फोर्थ हाउस आपके मैरिड लाइफ को भी बताता है कि आपकी मैरिड लाइफ में कितनी सुख शांति रहेगी, वो आपका फोर्थ हाउस बताता है। फिफ्थ हाउस जो अंडर आता है बृहस्पति के, यानी कि पक्का घर बृहस्पति का था, और सॉरी फिफ्थ हाउस जो है सूर्य मालिक है, ठीक है, फिफ्थ हाउस जो अंडर आता है सूर्य के आता है। और सिक्स हाउस का पक्का घर किसका था? केतु का था, लेकिन मालिक कौन कौन है? बुध और केतु, यानी सिक्स हाउस में बुध का भी अधिकार है, केतु का भी अधिकार है, यानी केतु सिक्स हाउस में विशेष जो है अधिकार रखता है। सेवंथ हाउस का पक्का घर किसका था? बुध और शुक्र का था, लेकिन मालिक कौन है? शुक्र है। अब एट्थ हाउस जो है पक्का घर किसका था? मंगल का था, लेकिन मालिक भी मंगल है, यानी मंगल का यहाँ पर विशेष अधिकार आ जाता है। अब नाइन्थ हाउस जो है पक्का घर किसका था? गुरु का था,
और मालिक भी यहाँ पर गुरु ही है, यानी 9th हाउस। आपको भाग्य को देखना है, आपको हाई लेवल की एजुकेशन देखनी है, आपको विदेश जाना है, आप कितने धार्मिक हैं, आपके पिता का स्टेटस कैसा है, आपके पिता के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, ये आपको 9th हाउस से तो देखना ही देखना है। साथ ही साथ आपको बृहस्पति को भी देखना है। अब 10th हाउस का जो मालिक है वो सैटर्न है, और पक्का घर भी सैटर्न का ही। 11th हाउस पक्का घर बृहस्पति का है, और मालिक शनि जी हैं। अब बृहस्पति इस घर के जो पक्का घर है बृहस्पति है, लेकिन यहाँ पे लाल किताब यहाँ पे कहती है कि मालिक तो पक्का घर तो बृहस्पति का है, लेकिन बृहस्पति ने शनि जी को इस घर का मालिक बना रखा है। आपकी लाइफ में जो भी लाभ होगा वो लाभ कैसा होता है, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग होता है। तो शनि जी न्यायाधीश है, आपके कर्मों के हिसाब किताब रखते हैं, यानी आपके जैसे कर्म होंगे, जैसे एफर्ट होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देते हैं। तो शनि जी का भी इस घर में विशेष अधिकार है। यानी अगर आपको लाभ देखना है, एक इंसान की कुंडली में कितना लाभ उसे मिलेगा नहीं मिलेगा, आपकी मैरिड लाइफ में जो आपके फिजिकल रिलेशन है उसके लिए भी 11th हाउस को देखा जाता है। तो आपको फिर बृहस्पति शनि और शुक्र तीनों को देखना होगा, क्योंकि शुक्र आपकी रिलेशनशिप बताता है। अब 12th हाउस जो था वो पक्का घर राहु का था, और अधिकार किस किस का है, गुरु और राहु का है। यानी कि जब कहते हैं ना बेड कंफर्ट्स देखना, 12th हाउस आपके बेड कंफर्ट्स को बताता है, आपकी नींद को बताता है, आपके अस्पताल को बताता है, आपके फॉरेन ट्रिप्स को बताता है, आपकी जो है आप कितने खर्चीले हैं, आपकी जो है कितना बचा पाते हैं, कितना नहीं बचा पाते, वो भी 12th हाउस बताता है। तो ये तो मालिक। अब पक्का घर यानी अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पर तो एक घर के दो मालिक हैं, यानी कि कहते हैं ना कि पार्टनरशिप में घर, यानी यहाँ पे भी यही चीज होगी। पहले घर के दो मालिक हुए, सूर्य और मंगल। जो पक्का घर वाला है उसका अधिकार ज्यादा रहेगा, और मालिक का अधिकार उससे कम रहेगा। यहाँ पे जो पक्का घर का स्वामी है उसने मालिक को ये अधिकार दिया हुआ है कि आप इस घर को संभाल सकते हो, यानी आप इस घर को देख सकते हो, इस हाउस से रिलेटेड जो भी काम है वो आपको करने हैं। यानी कि आपका जो 5th हाउस है वो बृहस्पति का पक्का घर है, लेकिन उस चीज को सूर्य भी संभालेगा। यानी बृहस्पति ने कहा है कि मैं इस घर का पक्का घर का मालिक हूँ, मेरा इस घर पे विशेष अधिकार है, लेकिन साथ साथ तुमने भी 5th हाउस को देखना है, यानी एजुकेशन को देखना है, संतान को देखना है, लव अफेयर्स को देखना है। आपके जो जुआ सट्टा जो होते हैं वो भी 5th हाउस से देखा जाता है। अगर किसी की कुंडली में किसी ने जुआ सट्टा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया है, तो आपको बृहस्पति और सूर्य दोनों को देखना होगा, तभी आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे कि काल पुरुष को ध्यान में रखना है, चौथा घर काल पुरुष के हिसाब से कौन सी राशि बनी, कर्क राशि बनी। यानी आपको हर हाउस में काल पुरुष को ध्यान में रखना है प्रिडिक्ट करते वक्त। चौथे घर में कर्क राशि बनी, और ये पक्का घर किसका है और मालिक कौन है, चंद्रमा है। अब इस घर में बृहस्पति आकर बैठ जाएं। बृहस्पति कौन है, चंद्रमा के मित्र हैं, और काल पुरुष के अकॉर्डिंग बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं। यानी कि किसी की कुंडली में अगर 4th हाउस में बृहस्पति आकर बैठे हुए हैं, तो वो जातक की कुंडली में बृहस्पति एक तरीके से उच्च के होंगे, चाहे वो मकर राशि के आके ही क्यों ना बैठे हो। मान लो किसी का तुला लगन है, आपके अकॉर्डिंग तुला लगन है, और यहाँ पे 4th हाउस में मकर राशि बनती है, तो मकर राशि होने से बृहस्पति क्या हो गए, नीच के हो गए। लेकिन नहीं, लाल किताब ये कह रही है कि काल पुरुष के हिसाब से ये चौथा घर कर्क राशि पड़ती है, और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं। अगर यहाँ पे बृहस्पति आकर बैठ जाते हैं, तो बृहस्पति उच्च के फल देंगे, उस जातक की मान प्रतिष्ठा अच्छी होगी, उसको जुड़ा जुड़ाया धन मिलने के योग बन जाएंगे, उसकी जो है जो भी वो कार्य करेगा उसमें उसे अच्छी सफलता मिलेगी। आपको यहाँ पर प्रिडिक्शन करनी वक्त काल पुरुष कुंडली को ध्यान में रखकर प्रिडिक्शन करनी है। अब एक एग्जांपल और लेती हूँ। मान लीजिए मंगल यहाँ पर आके बैठ जाए। अगर मंगल यहाँ पर आके बैठ गए तो काल पुरुष के अकॉर्डिंग वो क्या हो गए, नीच के हो गए, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। तो मंगल क्या है, हमारा पराक्रम, स्ट्रेंथ,
हमारे भाई बहनों के बारे में बताता है, हमारी ऊर्जा के बारे में बताता है, हमारे ब्लड के बारे में बताता है, आप कितनी मेहनत कर सकते हो। तो यहाँ पर मंगल आता है नीच का होके बैठ गया। तो चंद्रमा के घर में एक अग्नि तत्व प्लैनेट आकर बैठ गया, और चंद्रमा जल तत्व प्लैनेट है। तो अग्नि तत्व और जल तत्व के मिलने से चीजों में बैलेंस नहीं रहेगा, यानी वो जितने भी मेहनत करेगा उसे उसका पूरा फल नहीं मिल पाएगा। चंद्रमा क्या है, मन है, तो उसका मन जो है विचलित अधिक रहेगा, वो अपनी ही भावनाओं में खोया रहेगा, उसके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, यानी वो कुछ कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ सोचेगा, वो अपनी ही प्लानिंग को बार बार चेंज करता रहेगा। एक एग्जांपल मैं और ले लेती हूँ। मान लीजिए किसी की 4th हाउस में शुक्र आकर बैठ गए, तो शुक्र का जो है यहाँ पर चंद्रमा के घर में बैठे हुए हैं, पक्का घर भी चंद्रमा का है, मालिक भी चंद्रमा ही है। तो शुक्र और चंद्रमा आपस में क्या है, आपस में शत्रु हैं। अब शुक्र क्या है, विवाह का कारक है, जो अपने शत्रु के घर में आकर बैठ गया। अगर आपके सामने आपका शत्रु आकर बैठ जाएगा तो आप कंफर्टेबल नहीं होगे, आपको कोई पसंद नहीं होगा, तो आप क्या कहोगे, यार ये जल्दी से यहाँ से जाए, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं अपना काम ना ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा माइंड सेट नहीं रह रहा, मेरा ध्यान ना भटकता जा रहा है। तो चौथा घर मन की शांति है। अब यहाँ पर चंद्रमा का शत्रु आकर बैठ गया, तो क्या होगा, मन विचलित रहेगा उस जातक का। उसको जो है मकान तो अच्छा मिल सकता है, लेकिन शुक्र विवाह का कारक है, जो एक अपने शत्रु के घर में आकर बैठ गया। तो ऐसे जातक को मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी, जैसे कि मैरिज देर से होना, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होना, या शुक्र क्या है, शुक्र आपके हार्मोनल चीजों के बारे में भी बताता है। तो हार्मोनल प्रॉब्लम होना, मेल है तो मेल रिलेटेड प्रॉब्लम होना, फीमेल है तो फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम होना। शुक्र आपके स्पाउस के बारे में भी बताता है, तो स्पाउस के साथ विचारिक मतभेद रहना, क्योंकि चौथा घर मैंने आपको क्या बोला, आपकी मैरिड लाइफ का सुख भी बताता है। तो सुख में उसके कोई ना कोई कमी जरूर रहेगी, और उसकी लाइफ में डिस्टरबेंस पैदा होनी शुरू हो जाएगी। अब जब हम आगे करेंगे, आगे की क्लासेस में हमने जो समझना है, लाल किताब में ग्रहों की आयु के बारे में बताया गया है। ग्रहों की आयु का मतलब है कि 1 से 6 तक के एज तक एक प्लेनेट का असर रहता है, जैसे कि 7 से 12 साल तक की एज तक राहु का असर रहता है, 36 से 41 साल तक की एज तक हमारे शनि महाराज का अधिकार रहता है। यानी जब 7 से 12 साल की एज में राहु का इफेक्ट रहेगा, और 36 से 41 साल की एज तक शनि देव का इफेक्ट रहेगा, तब उस जातक की कुंडली में मान लीजिए शनि देव खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, तब उसकी जो है जॉब में प्रॉब्लम आ जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी, उसको शनि देव रिलेटेड हेल्थ इश्यू होने शुरू हो जाएंगे। और शनि देव क्या है, आपको मान इज्जत भी दिलाते हैं, आपको बुराई बदनामी भी कई बार दिला देते हैं, आपका माइंड मानसिक खलन भी पैदा कर देते हैं। कहते हैं ना, जब 7:30 आती है तो एकदम पता नहीं क्या हुआ, मेरी लाइफ में ना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम शुरू हो गई, मैं ऊंचाइयों से नीचे आने लग गया। तो 36 से 41 साल के एज शनि देव का है। तो जब शनि देव का इफेक्ट शुरू होगा, और मान लीजिए आपकी कुंडली में वो खराब है, यही हम सीखेंगे कि कैसे चेक करना है कि हमारी वो कुंडली में खराब स्थिति में बैठे हुए या अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। कई बार हमें लगता है, जैसे मैंने आपको बोला कि हमें बृहस्पति चौथे घर में तो नीच के लग रहे हैं, लेकिन लाल किताब कहती है वो उच्च के होके बैठे हैं। तो ये हम चेक करेंगे कि शनिदेव उच्च के होके बैठे हैं या नीच के होके बैठे हैं। अब वो अपने पक्के घरों में बैठे हैं तो अपना अच्छा इफेक्ट देंगे। तो लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। अब मान लीजिए आपको जब हम सिखाएंगे, ग्रहों की अवस्थाएं बताएंगे, यानी ये ग्रह इन इन चीजों का कारक है, जैसे शनिदेव मान प्रतिष्ठा के कारक है, नौकरी के कारक है, आपके शनिदेव किस किस रोगों के मालिक है, जैसे गठिया के कारक है, आपके दिमागी खलन के बारे में भी बताते हैं शनिदेव। तो कैसे हमें प्रिडिक्ट करना है, वो 36 से 41 साल की एज में आपको दशाएं अंतर्दशाएं बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, आपको ग्रहों की अवस्थाएं समझनी है, उनका आयु का पीरियड समझना है, और आप जातक को वो प्रिडिक्ट कर सकते हो, आपको क्या उपाय बताना है। अब अगर किसी की लाइफ में
ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाए, यानी कि जो जॉब में प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इनकी कुंडली में शनिदेव खराब स्थिति में शुरू हो गए और इन्हीं का इफेक्ट चल रहा है। अब मान लीजिए आपके पास कोई जातक आया, वो कहता है कि मेरे पास तो कुंडली भी नहीं है, मेरे पास तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, अब आप मेरी कैसे देखेंगे? उसने कहा और इस समय मेरी जॉब भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बस मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है, मैं 36-37 साल की एज है मेरी, और मेरी जॉब पे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और मेरी जॉब छूटने के चांसेस बन रहे हैं। तो आपको पता चल गया इसकी 36 से 41 साल की एज है और इसकी लाइफ में शनि देव का पीरियड चल रहा है। तो आपको बिल्कुल क्लिक हो जाएगा कि अब मुझे क्या उपाय करवाना है, कैसे उसकी लाइफ को सही तरीके से सही ट्रैक में लेकर आना है। यानी अगर आपके पास कुंडली नहीं है, हम यहाँ पर आपको क्लासेस में बताएंगे कि ग्रह क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या उनकी शुभता है, क्या क्या उनकी अशुभता है, और बिना कुंडली होते हुए भी आप उसकी लाइफ को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसके उपायों के बारे में बता सकते हैं, यानी उसके गुणों अवगुणों के बारे में आपको समझना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है सामने वाला जो है आपके बताने से पहले ही अपनी समस्याओं को बताने लग जाता है, तो आप उसकी समस्या को सुनकर ही आप उसको उपाय बता सकते हैं। अब उपाय बताते वक्त जब तक लाल किताब ये कहती है, जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी और आप उपाय गलत करा देते हैं तो उसकी लाइफ ऊंचाइयों से बिल्कुल नीचे आ सकता है। यानी कई बार लाल किताब में ये कहा जाता है कि आपको उस चीज की वस्तु को, शनि देव, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, शनि देव की वस्तु को जमीन में दबाना है, लेकिन उसकी कुंडली में जो है शनि देव उच्च के होकर बैठे हों और आपने उस ग्रह की वस्तु को जो है 1 साल के लिए, उसके शनिदेव खराब आए थे वर्षफल में, और आपने उस वस्तु को दबा दिया, अब आपने उसके उच्च के प्लेनेट को दबा दिया, तो अब क्या होगा? वो 1 साल के लिए शनिदेव सोएंगे नहीं, वो 3-4 साल के लिए सो जाएंगे और वो बंदा बिल्कुल डाउनफॉल में आ जाएगा और वो जो है आपकी प्रेडिक्शन को सही नहीं कर पाए, सही साबित नहीं कर पाएगा, यानी कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। आपको जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगी, जैसे आपको वस्तु दबानी है या मंदिर में देनी है या प्रवाहित करनी है, यहाँ पर जो है 43 दिन का उपाय भी होता है, 10 दिन का उपाय भी होता है, 23 दिन का उपाय भी होता है। अब वो 43 दिन उपाय क्यों करना है ये समझना है, 23 दिन उपाय क्यों करना है ये समझना है, 10 दिन उपाय क्यों करना है ये समझना है। और कई बार क्या होता है, सिर्फ हम कहते हैं कि 1-2 बार ये वस्तु को आपको मंदिर में देना है या ये वस्तु को आपको किसी गरीब को देना है, तो ये सब चीजें आपको समझनी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जैसे कि आपने देखा कि इस जातक की कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ, तो आप जब उससे पूछेंगे कि जो ग्रहों के अवगुण और गुणों के बारे में बताएंगे कि आपके दांतों में प्रॉब्लम रहती होगी, आपकी नसों में प्रॉब्लम रहती होगी, आपके मुंह से दुर्गंध आती होगी, आपके दांत एकदम जो है मतलब छोटी एज में ही खराब होना शुरू हो गए, आपकी अपनी बहनों से नहीं बनती होगी, आपकी अपनी बुआ से नहीं बनती होगी, तो ये आप उसे प्रेडिक्ट करेंगे और वो कहेंगे जी ऐसा ही होता है, ये खराब बुध की निशानी है। कोई आपने देखा कुंडली में, आपको देखा कि इसकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है, आप उससे पूछेंगे कि क्या आप जब सोते हैं तो आपके मुंह से थूक आनी शुरू हो जाती है, यहाँ पे साइडों में थूक जमा हो जाती है, तो वो आपको आंसर यस में करेगा। बिल्कुल उस समय क्या होता है, जब सूर्य खराब होता है तो बोलते वक्त, जब इंसान बोलता है तो उसके मुंह से थूके आती हैं, और कई लोगों की सोते वक्त मुंह से थूके आती है, तो उस समय आपको कौन से ग्रहों की सहायता लेनी? उस समय आपको सूर्य का उपाय नहीं कराना, आपको क्या क्या उपाय कराना है जिससे उसका सूर्य ठीक होना शुरू हो जाए, उसके उसके पिता से ना ना बन रही हो, तो आपको क्या उपाय करवाना है, कैसे आपको एक ग्रहों को ठीक करने के लिए कैसे उसके मित्रों की सहायता लेनी है, ये समझना है आपको लाल किताब में। फिर हम कुंडलियों के प्रकार सीखेंगे, जैसे अंधी कुंडली होती है, धर्मी कुंडली होती है, साथी ग्रह होते हैं, आपके सोया हुआ ग्रह होते हैं, आपको ये लग रहा है कि इस कुंडली में तो ग्रह बहुत अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन वो ग्रह सोया हुआ तो नहीं है, कोई कोई भाव सोया हुआ तो नहीं है, आप वहां पे तो आपको प्लेनेट नजर आ रहा है, क्या वो भाव असर दे भी रहा है कि नहीं, उस भाव को कैसे जागृत करना है ये समझना है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अंधी कुंडली। अंधी कुंडली क्या होती है, जब सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बनता है
सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ऐसे जातक की मान प्रतिष्ठा खराब होनी शुरू हो जाएगी, उसके पैसों में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, उसके पिता के साथ नहीं बनेगी, उसकी अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ नहीं बनेगी। यानी सूर्य शनि का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो कुंडली अंधी कुंडली हो जाएगी। तो यहाँ पर शादी ना होना या शादी हो गई है तो डिवोर्स हो जाना या पति पत्नी में आपस में ना बनना, संतान होने में प्रॉब्लम होना, ये अंधी कुंडली बताता है। तो अंधी कुंडली के बारे में डीप में हम फिर क्लासेस में समझेंगे और फिर क्या उपाय करवाना है वो समझना है। फिर आता है हमारे लाल किताब में ऋण आते हैं। ऋण क्या होते हैं, जैसे पितृ ऋण होता है, स्त्री ऋण होता है, इस तरीके से 9 ऋण दिए गए हैं। मातृ ऋण दिया गया है, स्त्री ऋण दिया गया है, पितृ ऋण दिया गया है, 9 ऋण है। किसी किसी की कुंडली में तो एक भी ऋण नहीं बनता और किसी किसी की कुंडली में तो 3 ऋण बन जाते हैं, किसी किसी की कुंडली में सिर्फ एक ही ऋण बनता है। तो जब तक आप उस ऋणों का उपाय नहीं कराएंगे तो तब तक वो उसके जितने मर्जी आप उसे करा लें उसे फायदा नहीं होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लूंगी पितृ ऋण का। मान लीजिए बृहस्पति के पक्के घरों में उसके शत्रु आके बैठ जाएं। बृहस्पति के पक्का घर कौन सा है, दूसरा, पांचवा, नौवा, 11वां, 12वां। बृहस्पति का पक्का घर है दूसरा, पांचवा, नौवा, 11वां, 12वां। अब बृहस्पति के यहाँ पर शत्रु आकर बैठ जाए तो ऐसे में क्या होगा, उसकी कुंडली में पितृ ऋण बन जाएगा। पितृ ऋण बनने से परिवार के सुख में कमी हो जाएगी, वंश बढ़ने में प्रॉब्लम हो जाएगी, पति पत्नी में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, संतान के साथ ना बनना, संतान को कोई हेल्थ इश्यू रहना, संतान का स्वास्थ्य खराब रहना, संतान का पढ़ाई में मन ना लगना, धन, आप बहुत धन कमा रहे हैं लेकिन वो धन बेफालतू का खर्च हो रहा है, बीमारियों में खर्च हो रहा है, आपको पैसा बहुत है लेकिन मन की शांति नहीं है, इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन वो गलत जगह पे लग जाता है, यानी हर तरीके से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है, पितृ ऋण होता है और उस पितृ ऋण का उपाय करवाना पड़ता है। अब पहले प्राची जी यहाँ तक पूछ लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो उस डाउट को करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यस मैम। मैम एक डाउट है, टाइम इवेंट किसी घटना का पता चलेगा क्या? क्या, एक बार रिपीट करना। टाइम इवेंट किसी घटना का पता बिल्कुल चलेगा पता क्या? चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। लाल किताब के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस पीरियड में आप ये काम कर सकते हैं, इस पीरियड में आपकी मैरिज हो सकती है, संतान हो सकती है, यानी जो भी उस जातक का सवाल है, यानी जो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से करते हैं वही आप लाल किताब से करते हैं। यानी आपको सिर्फ 5 से 6 महीने इस किताब को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जैसे हमें 1 साल 2 साल देने पड़ते हैं, लाल किताब में आपको सिर्फ 6 महीने बहुत अच्छे से देने हैं। 6 महीने एफर्ट डालने हैं, रूल्स को समझना है, उसकी बेसिक चीजों को समझना है, उनके गुणों, ग्रहों के गुणों अवगुणों को समझना है, ग्रहों के कारकत्व को समझना है। ठीक है, ग्रहों के कारकत्व को समझना है, ग्रहों की निशानियों को समझना है, ग्रहों की आयु को समझना है, आपको फिर ऋणों के बारे में समझना है। जब आप इतना समझ लेंगे और वर्ष फल को समझ लेंगे तो आप बहुत इजी वे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी आप जो है 3-3 4-4 महीने की प्रिडिक्शन भी उस जातक को दे सकते हैं। मैम नेक्स्ट डाउट है, फादर की हेल्थ के लिए कौन सा ग्रह रिस्पॉन्सिबल है? सूर्य होता है फादर की हेल्थ, सूर्य और बृहस्पति। और मैम है, डेब्ट्स एंड अनकंट्रोलेबल एक्सपेंसेस के लिए कौन सा ग्रह रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए बुध को देखना पड़ता है। ये आप जो है क्लासेस में समझेंगे कौन कौन से कारकत्व होते हैं। आपको जो मैं अभी समझा रही हूँ उसमें से पूछ लीजिए। ये वैसे बुध से देखा जाता है और जो है, और साथ में जो है 6th हाउस को भी देखना पड़ता है। मैम यही डाउट्स है अभी चार्ट में। ठीक है, फिर हम करेंगे टकराव के ग्रह। अब आपको ये दिख रहा है कि कुंडली में जो है शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, इसको तो बहुत अच्छी लग्जरीज लाइफ मिलनी चाहिए। और जो है
इसको बहुत अच्छा हस्बैंड मिलेगा या वाइफ मिलेगी, यानी और इसके पास पैसा बहुत होना चाहिए। और आपने जब प्रेडिक्ट किया तो उसने कहा नहीं, मेरे साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, यानी जॉब में मुझे जो तरक्की करनी चाहिए थी वो मैं नहीं कर पा रहा या कर पा रही। तो हमें ये समझना है कि क्या शुक्र के ऊपर किसी ग्रह का टकराव तो नहीं आ रहा, यानी टकराव से यानी कि कोई उसे ऐसी दृष्टि तो नहीं दे रहा, आठवीं दृष्टि या छठी दृष्टि, कोई ऐसी दृष्टि तो नहीं आ रही है जिससे उसकी लाइफ में जो है वो प्लैनेट डिस्टर्ब हो रहा है। जब भी किसी प्लैनेट के ऊपर टकराव की दृष्टि आती है तो वो प्लैनेट अगर अच्छी स्थिति में भी बैठा हुआ है तो वो अपना नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू कर देता है, यानी वो शुभ स्थिति में हमें दिख रहा है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई टकराव आ गया तो वो शुभ स्थिति में नहीं रहता। यानी हमें तो ये दिख रहा है ये मालिक अपने मालिक के घर में बैठा हुआ है या अपने पक्के घर में बैठा हुआ है, तो टकराव को हमें समझना है। एक बार प्राची जी वो स्लाइड लगा दीजिए जिसमें हमने जो जो कोर्स करवाना है उसे लगा दीजिए। यस मैम। यहाँ पे हमने अपने पूरे कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बेसिक, एडवांस एंड मास्टर्स। तो मैम ये बेसिक का कोर्स कंटेंट। हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है कोर्स में क्या करेंगे, लाल किताब के बारे में समझेंगे, फिर 12 भावों के बारे में समझेंगे। 12 भाव क्या है, यानी पहला भाव हमारे बारे में बताता है, हमारी समाज में क्या छवि होगी उसके बारे में बताता है, हमारे माता पिता के साथ क्या रिलेशन रहेंगे उसके बारे में बताता है। आपका जो है 8th हाउस, हमारे जैसे 8th हाउस का एग्जांपल ले लेते हैं, 8th हाउस हमारे हर्डल्स को बताता है, हमारी लाइफ में हम ऊंचाइयों में जाएंगे या गिरावट में आएंगे उसके बारे में बताता है, हमारी आयु के बारे में बताता है, हमारी लाइफ के मांगल्य के बारे में बताता है, यानी कि हमारे जो है मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, या हम कोई सेलिब्रेट अपनी लाइफ में अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ग्रहों के मित्र शत्रुओं के बारे में समझेंगे कि कौन सा प्लैनेट का कौन सा मित्र है कौन सा शत्रु है, जैसे सूर्य का चंद्रमा मंगल बृहस्पति मित्र हैं, शुक्र शनि शत्रु हैं, इस तरीके से हम यहाँ समझेंगे। फिर 12 लग्नों के बारे में, 12 राशियों के बारे में समझेंगे। अगर किसी की तुला राशि है तो तुला राशि है तो उसके लाइफ में क्या होगा, जैसे तुला है, तुला क्या है, तराजू लिए हुए, तो वो जातक कई बार चीजों को बैलेंस करने में क्या कमी महसूस करता है। लगन वाले बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तुला शुक्र के अंडर आता है, ऐसे लोगों को लग्जरियस लाइफ चाहिए होती है, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को जो है अपने स्पाउस के साथ वो जो है बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, क्यों लगा लेते हैं इसके बारे में हम क्लासेस में समझेंगे। फिर ग्रहों की निशानियां, ग्रहों की निशानियां जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मंगल, आपने कुंडली में देखा, मंगल की स्थिति को देखी, आपने उससे प्रेडिक्ट किया कि क्या आपकी संतान होने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपको कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या मिस कैरेज या अबॉर्शन तो नहीं हो रहा, तो वो आपको ये कहता है कि जो संतान नहीं हो पा रही है, मिस कैरेज या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमें अबॉर्शन करवाना पड़ता है, या हमारी एक संतान हुई और उसकी डेथ हो गई, हम कुछ भी घर में मांगल्य कार्य करना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये जो है खराब मंगल की निशानी है। तो ग्रहों की निशानियों के बारे में समझेंगे कि इस भाव में ये प्लेनेट हो तो क्या होता है, इस भाव में ये प्लेनेट हो तो क्या होता है। फिर ग्रहों के बारे में डीप में समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रह क्या क्या हमें कहते हैं, ग्रह किस किस चीज के कारकत्व हैं। जैसे अभी आपने पूछा कि कर्जे के लिए हम किस चीज को देखते हैं, तो कर्जे के लिए हम बुध को देखते हैं। शनिदेव हमारी नौकरी के कारक है, हमारी स्टेबिलिटी के कारक है। राहु, राहु हमारे मानसिक द्वंद के बारे में बताते हैं, हमारे माइंड में जो एकदम चीजें क्लिक होती हैं उसके बारे में राहु बताते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रहों की सभी चीजों के बारे में समझेंगे। फिर ग्रहों की दृष्टि, कौन सा प्लैनेट किस भाव पर दृष्टि दे रहा है, यानी जैसे कि बृहस्पति की दृष्टि जो होती है 5वीं 7वीं 9वीं होती है, लेकिन और भी दृष्टियां बृहस्पति की होती हैं, कौन सा भाव कैसे देखता है इसके बारे में समझेंगे। कुछ विशेष बातें समझेंगे कि लाल किताब के बारे में कुछ विशेष चर्चा करेंगे कि
लाल किताब में किन बातों को ध्यान में रखने के लिए बोला गया है। केतु अगर पहले घर में हो तो सूर्य कैसे उच्च के हो जाते हैं, इसके बारे में समझेंगे, यानी कुछ विशेष बातें यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट लगा लीजिए। प्राची जी स्लाइड चेंज कर दीजिए। यस मैम। फिर आती है हमारी कुंडलियों के प्रकार। अंधी कुंडली, धर्मी ग्रह, धर्मी टेवा, ग्रहों का ग्रह का घर। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार दिए गए हैं, उसको हम समझेंगे। नाबालिग टेवा, नाबालिग टेवा क्या होता है, क्या उस बच्चे की जो है आयु छोटी तो नहीं है, कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा हो, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसकी आयु बड़ी है या छोटी, या वो प्लेनेट उसको इफेक्ट दे रहा है या नहीं, उसके बारे में समझना है। ग्रहों की शक्ति के बारे में, जैसे मैंने आपको बोला कि सूर्य, सूर्य अगर मुंह से थूक आ रही है तो यानी उसकी सूर्य जो है खराब स्थिति में बैठा हुआ है। चंद्रमा अगर उसको जो है निमोनिया हो जाता है, या उसको जो है मानसिक खलन ज्यादा रहता है, डिप्रेशन जैसी स्थितियां हो जाती हैं, तो ये ग्रहों की शक्ति के बारे में पता चलता है कि ग्रह आपकी खराब स्थिति में जा रहा है। ग्रहों के बारे में भाव अनुसार, यानी पहले भाव में अगर सूर्य बैठा हो, दूसरे भाव में सूर्य बैठा हो, यानी ऐसे हम 12 भावों के बारे में, हर प्लैनेट के बारे में समझेंगे। संबंधित ग्रहों के रिश्तेदार, यानी कौन सा ग्रह का कौन सा रिश्तेदार है, जैसे शनि देव जो है चाचा के भी कारक हैं, ठीक है। शनि देव जो है आपके जैसे बुध जो है आपके भतीजे का कारक है। तो इस तरीके से हम ग्रहों के रिश्तेदारों के बारे में समझेंगे कि अगर यहाँ पे ये चीज खराब हो रही है तो ननिहाल से हमारी क्यों नहीं बन रही, क्या हमें अपने पिता से धन मिलेगा, क्या हमें अपनी माता से धन मिलेगा, इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ग्रहों का बल, ग्रहों का बल में हम समझेंगे कि जैसे कि बुध तीसरे घर में बैठा हो तो लाल किताब ये कहती है वो सबसे ज्यादा महानीच के हो जाते हैं। यानी आपको मान लीजिए लग रहा है कि बुध इनकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जब भी बुध लाल किताब में वर्ष फल में घूमते हुए आते हैं तो उस साल जातक की लाइफ में हडन सी हडन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, धन कहीं फंस जाता है, उसे लोन लायबिलिटी लेना पड़ जाता है। यानी कि कैसे हमने ये चेक करना है कि ग्रह उच्च का होके बैठा है, नीच का होके बैठा है, और उसे कैसे प्रेडिक्ट करना है उसको समझेंगे। ग्रहों के बारे में विस्तृत जानकारी, फिर हम ग्रहों के बारे में और डीप से समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रह यहाँ पर दृष्टि पा रहा है, इसके साथ है, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट देगा। नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। मसनूई ग्रह, मसनूई ग्रह क्या होते हैं। मसनूई ग्रह जो होते हैं, लाल किताब ये कहती है कि एक ग्रह के अंदर दो ग्रहों की शक्ति है। यानी आपको ये लग रहा है कि बृहस्पति पहले घर में बैठे हुए हैं तो बृहस्पति तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जब आपने पूछा कि आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है, आपके पास अच्छा धन है, आपके पास, तो उसने कहा नहीं, मेरी मेरी तो शादी ही नहीं हो पा रही, मेरी शादी हुई थी, मेरा तो डिवोर्स हो गया, मेरे संतान नहीं हो पा रही। अब बृहस्पति, क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जब बृहस्पति पहले घर में हो तो बड़ा अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पर मसनू, लेकिन उसकी लाइफ में तो ये बृहस्पति अच्छा फल क्यों नहीं दे पा रहे। मसनूई ग्रह का मतलब है कि एक प्लेनेट के अंदर दो ग्रहों का असर होना, यानी कि मसनूई ग्रह होते हैं सूर्य और शुक्र, सूर्य और शुक्र से मिलकर बनता है बृहस्पति। अब हमें ये समझना है, क्लास में समझेंगे कि कैसे हमने बृहस्पति के अंदर से शुक्र के अवगुणों को हटाना है और शुक्र के पॉजिटिव पॉइंट्स उसके अंदर लाने हैं। यानी हर 9 ग्रह दो ग्रहों की ताकत को लेकर चलता है, यानी हर ग्रह के अंदर दो ग्रहों की ताकत है। सूर्य, या मान लीजिए बृहस्पति 5th हाउस में बैठा हुआ है, और 5th हाउस में तो उसकी संतान होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी संतान नहीं हो पा रही, या वो आपसे सवाल करता है कि बार बार मिसकैरेज या अबॉर्शन हो रहा है, या मेरी पढ़ाई होने में दिक्कत हो रही है, या बृहस्पति यहाँ पे 11वें भाव को देख रहा है तो मुझे लाभ प्राप्त करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब बृहस्पति के अंदर किसका है, शुक्र का इफेक्ट भी है, तो हमने कैसे शुक्र को पॉजिटिव करना है और बृहस्पति के पॉजिटिव पॉइंट्स को बढ़ाने हैं, ये हम समझेंगे। यानी कि कैसे हमने प्लैनेट के असर को शुभ करना है। ग्रहों की कुर्बानी, ग्रहों की कुर्बानी का मतलब होता है कि कई बार, अधिकतर क्या होता है कि एक प्लैनेट खराब होता है
तो वो दूसरे ग्रह को भी खराब कर देता है। जैसे कि अगर शनि देव खराब होते हैं तो वो राहु को भी खराब कर देते हैं। ठीक है, तो वो राहु को क्यों खराब करते हैं, ये सूर्य जब खराब होते हैं तो वो बृहस्पति को खराब कर देते हैं। वो बृहस्पति को क्यों खराब कर देते हैं, वो बृहस्पति की कुर्बानी क्यों ले लेते हैं, ये हमने समझना है। कुर्बानी का मतलब हुआ कि एक प्लेनेट खराब हुआ, उसने साथ में दूसरे प्लेनेट को भी खराब कर लिया। अब मान लीजिए अब किसी की कुंडली में शनि देव खराब हो गए हैं, तो उन्होंने कुर्बानी किसके ली, राहु की कुर्बानी ले ली। तो राहु और शनि दोनों ही प्लेनेट उसके कुंडली में खराब हो गए। जब दोनों प्लेनेट खराब हो जाते हैं उस साल उसकी लाइफ में हर्डन्स प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाते हैं। राहु क्या है, आपकी मानसिक खलन है, आपकी कोर्ट कचहरी है, आपका राहु जो है सेपरेशन प्लैनेट है। तो जिसके साथ जुड़ेगा उस हाउस से, ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मान लो अगर सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है, शनि देव खराब हो गए तो सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि उसका जो है पिता के साथ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, पिता को प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी मान प्रतिष्ठा में प्रॉब्लम हो सकती है। अब वहां शनि देव भी खराब है तो यानी कि उसकी नौकरी में भी प्रॉब्लम हो गई, उसके जो है शारीरिक रूप में भी प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से दोनों ही प्लैनेट ने अपना अपना खराब असर देना शुरू कर दिए। तो कैसे हमें उसे ठीक करना है। साढ़े साथी, साढ़े साथी कैसे बनती है, साढ़े साथी अपना इफेक्ट कैसे देती है, इसके बारे में समझेंगे और उसके उपायों के बारे में समझेंगे। साढ़े साथी का नाम से ही लोग कई बार बहुत डर जाते हैं, लेकिन साढ़े साथी सबके लिए अशुभ नहीं होती, कईयों के लिए शुभ भी होती है। तो वो साढ़े साथी कब शुभ होगी कब अशुभ होगी, तो ये हमने समझना। किन प्लैनेट के साथ बैठकर साढ़े साथी बनती है, किस किन प्लैनेट पर अपना ज्यादा असर देती है, उसके बारे में समझेंगे। मंगल दोष, मंगल दोष होता है मंगल से, यानी चौथे सातवें आठवें बारहवें पहले भाव में, पहले चौथे सातवें आठवें बारहवें भाव में अगर मंगल का इफेक्ट आ जाए तो वो जातक मांगलिक हो जाता है। अब लाल किताब इस मंगल दोष के बारे में क्या कहती है। जैसे चौथे घर में मैंने आपको बताया कि चंद्रमा के घर में बैठ गया, साथ में उसने मांगलिक दोष भी बना दिया। अब आठवें घर में एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब आठवें घर में मंगल बैठ गया, अब मंगल की जिधर जिधर दृष्टि जाएगी वहां वहां भी खराब करेगा। मंगल आठवां घर सबसे ज्यादा खराब होता है, लेकिन आठवें घर में आकर वो आपकी मैरिड लाइफ का मंगल्य भी है। आठवें घर में आकर वो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस करेगा। फिर वो 11th हाउस में दृष्टि डाल रहा है, लाभ में भी कमी करेगा। वो दूसरे भाव में दृष्टि डाल रहा है, वो वाणी में भी प्रॉब्लम करेगा, उसके साथ और भी चीजें करेगा। फिर वो जो है तीसरे भाव में दृष्टि डाल रहा है, तो यहाँ पर तीसरे भाव में दृष्टि आने से आठवें भाव में बैठकर तीसरे भाव में दृष्टि डाल रहा है, तो उसके पराक्रम में कमी कर देगा, उसके जितने भी वो मेहनत करेगा उसमें उसको सुख नहीं मिलेगा, उसके भाई के साथ रिलेशन खराब कर देगा, उसके गृहस्थ जीवन को खराब कर देगा। फिर विदेश यात्रा, क्या जातक विदेश जाएगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं किस साल वो विदेश जा सकता है, क्या वो इस साल विदेश जा पाएगा। कौन कौन से प्लैनेट जो है, जैसे बृहस्पति चंद्रमा शुक्र तो सबको पता है कि विदेश यात्रा के कारक है, लेकिन और कौन से प्लैनेट है, केतु क्या रोल अदा करता है विदेश यात्रा के लिए। कैसे हमने देखना है कि आपके पास कोई जातक आया कि इस साल मैं विदेश जा पाऊंगा कि नहीं, उसको आपने कैसे बताना है। ग्रहों की आयु जैसे मैंने आपको बताया 36 से 41 साल शनि देव का होता है, 7 से 12 साल शनि राहु महाराज का होता है, ऐसे ही 42 से 47 साल दूसरे प्लेनेट का असर आ जाता है। अब 36 से 41 साल तक शनि देव का इफेक्ट आ गया, 6 साल तक शनि देव रहे, क्या इस शनि देव में और भी प्लेनेट का असर आता है। कब इस प्लेनेट में राहु का असर आएगा, शनि देव में कब राहु का असर आएगा, कब बृहस्पति का असर आएगा। जब शनि देव में राहु का असर आएगा तो क्या होगा, यानी कि राहु भी जो है सेपरेटिव प्लैनेट है, शनि देव भी सेपरेटिव प्लैनेट है, और हमने ये देखना है कि अब वो कुर्बानी तो नहीं ले रहे। जब शनि देव में और राहु का इफेक्ट आएगा तो अगर दोनों ही प्लैनेट खराब हो रहे हो तो क्या उसके मानसिक खलन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एकदम उसकी लाइफ में हर्डल शुरू हो जाएंगी, बुराई बदनामी मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी उसकी अंतर्दशाओं के बारे में भी हम समझेंगे, यानी कि बहुत इजी वे में, यानी हमें इतनी कैलकुलेशन 120 साल दशा अंतर्दशा जो हमारे वैदिक में होता है वो देखने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे 35 साल का चक्र है, उस 35 साल के चक्र को हमने समझना है। फिर हम ग्रहों के विभिन्न भावों में, यानी हर प्लैनेट किस किस भाव में जाकर डीप में नॉलेज लेंगे। पहले हमने किया था सेकंड लेवल में,
फिर मास्टर लेवल में इसमें हम और ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। फिर अभी हम सिंगल ग्रहों के बारे में पढ़ रहे थे। अब जैसे कि शुक्र राहु अगर इकट्ठे बैठ जाएं तो शुक्र क्या है? शुक्र आपकी भौतिक चीजों का मालिक है, राहु धुआं है। तो राहु के मिलने से, शुक्र के मिलने से इंसान उस धुएं में खो जाएगा, यानी अपनी चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब बृहस्पति के साथ अगर शुक्र मिल जाए, बृहस्पति भी गुरु है और शुक्र भी गुरु है, एक दैत्य गुरु है, एक धार्मिक गुरु है। तो यहाँ पे एक कह रहे धर्म की ओर चल, एक कह रहे भौतिक चीजों की ओर चलो। तो इंसान कभी धार्मिकता में भटकेगा, कभी अधार्मिकता में जाएगा। एक कहेगा कि सादगी में जियो, एक कहेगा कि अपने गृहस्थ जीवन की ओर जाओ। तो तो दोनों के मिलने से कैसे उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आती है, इसके बारे में, यानी हर जो है प्लैनेट की युतियों के बारे में हम डीप में समझेंगे। दृष्टियां हमने पहले करी थी, फिर ग्रहों की दृष्टियों के बारे में फिर आगे की डीप में समझने की कोशिश करेंगे। फिर हर ग्रह का, पहले हमने उपाय करे थे अलग अलग ग्रहों के बारे में, अब हर ग्रह का भाव के अनुसार उपाय, यानी कि लाल किताब हर भाव के अनुसार उपाय बताती है। अब मंगल 8वें घर में बैठे हो तो हमने क्या उपाय करना है? अगर शनि देव छठे घर में चले गए हैं तो हमने जल में प्रवाहित करना है या हमें मंदिर में देना है? क्योंकि जो है छठा घर लाल किताब के अकॉर्डिंग जो है, छठा घर 8वें घर को भी देखता है, आपके दूसरे घर को भी देखता है। तो यानी 8वां घर किन किन भावों को देखता है, इसके बारे में भी हमने समझना है। फिर मैंने आपको बताया 9 प्रकार के ऋण होते हैं। उन ऋणों के बारे में, जैसे पितृ ऋण, स्त्री ऋण, मातृ ऋण, उन 9 ऋणों के बारे में क्या क्या ऋण होते हैं उसके बारे में समझना है। फिर उसके उपाय, एक मैंने पितृ ऋण का आपको उपाय दिया था। बुध का भेद, लाल किताब के अकॉर्डिंग बुध का भेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बुध 9वें घर में बैठकर कैसे एक कुंडली को पूरी तरीके से खराब कर सकता है, या 8वें घर में बैठकर कैसे पूरी कुंडली में अच्छे ग्रह होंगे तो भी वो कैसे खराब कर देता है। बुध की चीज को हमने दबाना है, प्रवाहित करना है, उसके बारे में हमने समझना है। नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। ये आप प्राची जी इनको समझा दीजिए। यस मैम। हमारी जो क्लासेस हैं वो सारी जूम पे लाइव क्लासेस होंगी, एंड इसके पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग विद द क्लास रिकॉर्डिंग। जैसे अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी, आप उसको वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ई सर्टिफिकेट्स भी आपको मिलेंगे, एंड हम इस अपने पूरे कोर्स में मिनिमम 30 कुंडलीज की प्रैक्टिस करवाएंगे और इन पे डिस्कशन भी होगा। एंड आप जो है या तो पूरे कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो लेवल वाइज भी रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। बेसिक, एडवांस एंड मास्टर्स, ये इनके कोर्स कंटेंट है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंगली भी। अगर कोई भी डाउट है तो आप चैट कॉलम में लिख सकते हैं। एक बार मैं 1 बाय 1 दोबारा कोर्स कंटेंट की शीट लगा रही हूँ। ये जो हमारा बेसिक लेवल का जो क्लासेस हैं वो हमारी 25 मई से स्टार्ट होंगी, एंड क्लासेस हफ्ते में 3 दिन होंगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो ये बेसिक का कोर्स कंटेंट है, एक बार आप देख लीजिए। ये एडवांस लेवल का जो हमारा सेकेंड लेवल है, एडवांस लेवल, एंड दिस इज फॉर मास्टर लेवल। ये हमारा जो पीडीएफ है तीनों लेवल का कोर्स कंटेंट हम ग्रुप में अभी जरूर शेयर करेंगे, या आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हो हमें मैसेज कर दीजिएगा। ये नंबर है आपके पास सामने जो स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, और ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अलॉन्ग विद रजिस्ट्रेशन, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो हमारा बेसिक लेवल है वो अप्रॉक्सीमेट जो उसका ड्यूरेशन है दैट इज़ फॉर 1.5 मंथ, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी। एंड एडवांस का है अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स, एंड मास्टर लेवल इज अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स, दैट इज 7.5 to 8 मंथ्स तक हमारी क्लासेस जो टोटल है ये सारी होंगी। एंड जैसा कि मैम ने कहा कि हमें 6 से 7 महीने इस
लाल किताब के लिए चाहिए, तो इसमें आपको सब अच्छे से क्लियर होगा। एंड मिनिमम हम अपनी तरफ से बहुत सारी कुंडलीज आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड क्लास में भी लेंगे। ये सुमन जी, आप जो है मेरे को इस नंबर पे जो आपको डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, इस पे आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपके साथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है शेयर कर दूंगी। और कोई डाउट हो अगर आपको इस बैच के रिलेटेड तो आप, हाँ जी। एक चीज और शेयर करेंगे। हमारी एक और क्लास स्टार्ट हो रही है जो मैरिज के ऊपर हो रही है। ठीक है, यानी कि आपने कैसे देखना है, आपके पास नॉलेज है, मान लीजिए आपको वैदिक नॉलेज, अगर बेसिक नॉलेज भी है, बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है उस क्लास के लिए। उसमें क्या होगा, मैरिज के बारे में, विवाह के सुख के बारे में आप जानेंगे कि मैरिज होगी कि नहीं होगी, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, सेवंथ हाउस के बारे में जानेंगे, सेवंथ हाउस में 9 ग्रहों का इफेक्ट के बारे में जानेंगे, सेवंथ लॉर्ड 12 भावों में जाकर क्या क्या इफेक्ट देता है उसके बारे में जानेंगे। जो मैरिज का कारक है शुक्र, उसको आपने कैसे जानना है उसके बारे में आप जानेंगे। जीवन साथी का चयन, यानी जीवन साथी का चयन आपको कैसे करना है वो जानना है। प्रेम विवाह यानी लव मैरिज के बारे में, इंटरकास्ट मैरिज के बारे में, सेपरेशन के बारे में, डबल मैरिज के बारे में, हस्बैंड या वाइफ का रूप कैसा होगा, यानी वो कैसे दिखते होंगे, ये देखने के लिए आप इस क्लास में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप प्राची जी से बात कर सकते हैं। We have a doubt. If we enroll for master course, it will automatically cover other two levels. No sir, it will not cover other two levels. बाकी दोनों लेवल के लिए आपको अलग से रजिस्टर करना होगा। हाँ, अगर आप संपूर्ण लाल किताब में रजिस्टर करते हैं देन इट विल कवर ऑल द 3 लेवल्स। हमने यहाँ पे थोड़ा इजी करने के लिए संपूर्ण लाल किताब को 3 लेवल में डिवाइड किया है। अदरवाइज ओनली मास्टर में अगर आप रजिस्टर करते हैं तो उसमें पहले के दोनों लेवल कवर नहीं होंगे। अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी लाल किताब से जो है रिलेटेड अगर कोई इंक्वायरी आप लोगों की हो, कुछ चीज समझ ना आ रही हो तो आप बात कर सकते हैं। सर हम अभी अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, आप प्लीज़ हैंड रेज मत कीजिए, आप जो है मैसेज कर दीजिए हमें, हम आपसे पर्सनली बात कर लेंगे, कॉल पे बात कर लेंगे अगर आपको कोई क्वेरी है। आप अपना क्वेश्चन लिख के भेज दीजिए। यस सर, जो मैरिज रिलेटेड वर्कशॉप है उसकी डिटेल्स भी हम इस ग्रुप में आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक और 1 डे वेबिनार है जो कि हमारा 12 तारीख को होगा अक्षय तृतीया के ऊपर, तो उसकी डिटेल्स भी हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। मैम वन डाउट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट प्लैनेट्स एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड डायरेक्शन इन हिंदी। जो प्लैनेट्स के बारे में है सारा कुछ डीप में, अभी तो एक डेमो क्लास थी तो डेमो क्लास में थोड़ा थोड़ा बताया गया है, तो आपको जो है पूरा डीप में बताया जाएगा। ठीक है, कि प्लैनेट होते क्या है, इसे कैसे समझना है, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ये सिर्फ एक डेमो थी कि कोर्स क्या है, लाल किताब है क्या, ये तो एक सिर्फ ये चीज थी, आपको पूरा डीप में सर समझाया जाएगा। सर्टिफिकेट सर जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा उसके विद इन 3 to 4 डेज में आपको मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ई सर्टिफिकेशन होगा तो वो आपके मेल पे जो है विद इन 2 डेज और मैक्सिमम 3 डेज रिसीव हो जाएगा सर आपको। यस मोनिका जी, यू कैन ज्वाइन द कोर्स एंड जो नोट्स हैं वो दोनों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट वे।
मैम वी हैव अ डाउट, मकान कुंडली करवाई जाएगी? ये सर वो वास्तु से रिलेटेड है, उसके लिए अलग से कोर्स होगा। इसमें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होगा। लेकिन जब तक आपको लाल किताब के बारे में नॉलेज नहीं होगी, आप मकान कुंडली को बिल्कुल नहीं समझ सकते। आपको कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड द क्लास। वी विल वेट फॉर अनदर 5 मिनट्स। अगर कोई डाउट है बैच के रिलेटेड या कोई चीज़ आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं अभी, या फिर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। और आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो इस नंबर पे अपने नाम के साथ सिर्फ लिख दीजिए लाल किताब कोर्स, तो आपको सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड कोर्स कंटेंट ये सारा आपको उस पर मिल जाएगा। नो सर, कोई डिस्काउंट सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एज वी हैव ओनली केप्ट द नॉमिनल फीस। बहुत ज़्यादा हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, सो सर सॉरी, बट कोई डिस्काउंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, जो हमारा ये बैच है ये हमारा 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और जूम पे लाइव सेशंस होंगे, सारी क्लासेस जूम पे होंगी, और 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, एंड वन क्लास विल बी ऑफ मिनिमम 1 आवर। सो अच्छे से सब कुछ कवर किया जाएगा। जी सर, ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। एंड पेमेंट वाली स्लाइड, यस सर, मैं आपको पेमेंट वाली स्लाइड शो करती हूँ। इज इट विजिबल सर? यस सर, पीडीएफ ऑफ कोर्स विल बी प्रोवाइडेड। आप अगर लाल किताब के हमारे ग्रुप में हैं तो आपको ये प्रोवाइड हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप उस ग्रुप में नहीं हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए इस नंबर पे, मैं आपको पर्सनली ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। दिनेश जी, मुझे आपका डाउट नहीं समझ आया, एक बार आप बताएंगे? इनका एकदम निकल गया है जुपिटर वालों का। उन्होंने क्या लिखा है, मैं एक चीज पढ़ पाई हूँ, आगे पहले क्या उन्होंने लिखा था एक बार आप पढ़ लो। मैम इसमें लिखा है बच्चे के टीथ एंड एजुकेशन का किड ग्रह से रिलेटेड है। किस ग्रह से रिलेटेड है? इज इट ऑल्सो रिलेटेड टू दे, जुपिटर? देखो ग्रह जो है, टीथ जो होते हैं दांतों के कारक है, लेकिन सिर्फ दांतों के कारक नहीं है, शनि देव भी उसके इन्वॉल्वमेंट होती है। और पढ़ाई के लिए सिर्फ जुपिटर को नहीं देखना पड़ता। अभी मैंने आपको बहुत बताया, 5th हाउस है, सूर्य है, बृहस्पति है, और जुपिटर भी है। पढ़ाई के जो है प्रेजेंटेशन वो बुध है। तो ये सब चीजें हम जो है एजुकेशन वगैरह के बारे में भी पूरा क्लासेस में कवर करेंगे। मैम नो मोर डाउट्स। तो आज जो है हम इसको क्लास को ओवर करते हैं। तो जल्दी ही हम लोग मिलेंगे। जय माता दी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम। आई होप आप सभी को हमारा डेमो क्लास आज का पसंद आया हो। एंड कोर्स में रजिस्टर करने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। यस यस, सॉरी, 1 पॉइंट लेफ्ट। सीमा जी, आपका डाउट बहुत अच्छा है। काफ़ी लोगों का ये डाउट आता है कि अभी हमारे जैसे माइक अनम्यूट नहीं थे तो क्या क्लास में इंट्रैक्शन रहेगा? यस, क्लास में सबको अनम्यूट का एक्सेस रहेगा। आप कभी भी अपना माइक ऑन करके कोई भी आपको डाउट है आप उसी टाइम पूछ सकते हैं, क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं। क्लास हमारी तब तक ओवर नहीं होगी जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होता। आज की क्लास में इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि
अभी क्या है, ये डेमो है तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट क्लास में यस मैम सबके माइक ऑन रहेंगे, आप जो है डाउट बहुत इजीली पूछ सकते हैं। कुंडली लगाई जाएगी मैम, और कुंडली को आप लोगों से बुलवाया जाएगा कि आप भी इसको बोलो। थोड़ा सा पहले मैं बेसिक चीजें करवा के आपको जब कुंडली सिखाऊंगी तो आपसे भी बुलवाया जाएगा। और जो है हमारा जब कंफर्म हो जाता है तो आपका एक कंफर्म ग्रुप भी बना दिया जाता है, आप उसमें भी अपने डाउट्स वगैरह डाल सकते हैं और आपको आंसर मिलता है उसमें। So let's end our class here. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, everyone, for attending.